नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स दिनांक 11 अप्रैल 2021 की कक्षा में। आरएस से लेकर के अन्य सभी आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। तो आप मेरे साथ रेगुलर बने रहें और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो इस माह के 32वें प्रश्न की आज हम चर्चा करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में लक्षद्वीप, जो कि भारत के अरब सागर जो है उसमें स्थित है, उसके पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक देश अर्थात अमेरिका द्वारा हाल ही में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन लक्षद्वीप के पास किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने भारत की आज्ञा के बिना या विदाउट परमिट भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसमें प्रवेश किया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर मैं आगे बात करूंगा। भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने वाला युद्धपोत एक एयरले बर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन पॉल जोन्स था। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके अनुसार एक संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाज़ों पर अन्य राज्यों से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारत एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पूरी तरह से उपयोग करना चाहता है और इसीलिए वो इस तरह से अन्य देशों के जो जहाज़ हैं उनके इस क्षेत्र में प्रवेश को रोकता है। इस प्रकार भारत अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बचाने में रुचि रखता है। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभियान के बारे में चिंतित है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सागरों से संबंधित कानूनों के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र के उस भाग को कहते हैं जिसके आर्थिक रूप से दोहन के लिए किसी राज्य विशेष को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हों। ये क्या है कानून? यह है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। इसको बोला जाता है UNCLOS। क्या बोला जाता है? UNCLOS। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विभिन्न देशों को अपनी बाउंड्री जो है, समुद्री जो रेखा है, उससे एक निश्चित दूरी तक के क्षेत्र का अपने आर्थिक विकास के लिए, वहाँ पर निष्कर्षण के लिए और अन्य उपयोगों के लिए उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। आमतौर पर एक राज्य का विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र, जिसको हम टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं, उसके परे और उसके आसपास के क्षेत्र में होता है, जो समुद्र की ओर अपनी तटीय आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील या 370 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला होता है। देखिए, ये हमारी बाउंड्री लाइन है और इस बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी पानी होता है उसको हम इनलैंड वाटर कहते हैं, ठीक है। जबकि कोई भी द्वीप जो कि हमारे तटीय क्षेत्रों के आसपास हो, उस क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जो लाइन आती है उसको हम बेस लाइन के नाम से जानते हैं। इस बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल मील का जो एरिया होता है उसको हम टेरिटोरियल वाटर्स, जबकि उससे आगे के 12 नॉटिकल मील्स का जो एरिया होता है उसको कंटिग्यूअस जोन कहा जाता है। और समुद्री तट, हमारी जो बेस लाइन रेखा है, वहाँ से लेकर के 200 नॉटिकल मील का जो एरिया है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अब चूँकि विकसित देश तो अपने क्षेत्रों का पूरी तरह से दोहन कर चुके होते हैं, उन्होंने तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया होता है, लेकिन भारत जैसे देश जो हैं उन्होंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया और इसीलिए भारत नहीं चाहता कि उसके इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के बारे में किसी अन्य देश के जहाज़ों को या वहाँ के लोगों को पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है उसके अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो GDP है उसके अनुपात में ऋण कितना प्रतिशत है, अर्थात डेब्ट टू GDP रेशियो जो है वो कितना है। तो दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव के फलस्वरूप ये डेब्ट टू GDP रेशियो जो है ये 90% पर पहुंच गया है। तो 74% ये पहले था, जो अब 90% हो गया है। जब ऋण GDP अनुपात कम होता है तो इसका मतलब है कि देश माल और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है जो आगे ऋण वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। तो अगर ये अनुपात कम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश के पास में बराबर मात्रा में माल और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। लेकिन 1991 से भारत का GDP अनुपात 70% पर बना हुआ है और अब ये जो है 90% पर चला गया, जो कि एक चिंता की खबर है।
चलिए बात करते हैं पब्लिक डेब्ट के बारे में। सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेब्ट क्या होता है? तो भारत में सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की कुल देनदारी है जिसका भुगतान भारत के समेकित कोष अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाना चाहिए। लगभग 1/4 सरकारी खर्च तो केवल ब्याज भुगतान में ही हमारा चला जाता है। आप कभी जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्याज भुगतान जो है उसी के अंतर्गत ये चला जाता है। इसी डेब्ट को मैनेज करने के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना 2016 में सरकार द्वारा की गई थी। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी सरकार के उधार को सुव्यवस्थित करती है और बेहतर नकदी प्रबंधन में भी मदद करती है। यह आरबीआई में ही एक अंतरिम व्यवस्था थी, हालांकि इसे एक वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो ये है एक अंदाज जो कि आईएमएफ द्वारा दिया गया है, जो कि अनुमान है, और भारत को ये प्रयास करना होगा कि कैसे भी करके हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो हमेशा कम रहे, अर्थात हमारे ऊपर कम देनदारियां बचे। आगे बढ़ने से पहले गुलदस्ता मार्च 2021 का अंक आप ले सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एक साथ उपलब्ध है आपकी अपनी गुलदस्ता ऐप पर। तो आज ही डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों से जुड़ा प्रश्न। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बन गई हैं? तो दोस्तों, जब भी कोई काम पहली बार होता है तो उसको अक्सर पूछ लिया जाता है। तो नेत्रा कुमानन जो है उन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया एज ए महिला सेलर, और ऐसा करने वाली वे पहली खिलाड़ी बन गए। तो भारत के 4 नाविकों ने इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया, जबकि इससे पहले नेत्रा कुमानन मुस्नाह ओपन चैंपियनशिप में लेजर रेडियल मुकाबले में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई थी। तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, नेत्रा कुमानन जो है, इस नाम को आप याद रखें। अगला प्रश्न। हाल ही में एक भारतीय मूल के कारोबारी जो कि सऊदी अरब अमीरात में रहते हैं, उन्हें अबू धाबी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। आपको बताना है किस मूल के हैं, किस राज्य के हैं। तो दोस्तों, केरल राज्य के मूल निवासी अबू धाबी जो है उन्हें क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात की सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारतीय मूल के कारोबारी यूएसएफ अली और 11 अन्य लोगों को पुरस्कार दिया। तो इसमें भारतीय मूल के ये कारोबारी भी सम्मिलित हैं। समाज सेवा के योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। केरल में पैदा हुए 65 साल के यूसुफ अली अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। जाने माने रिटेल व्यवसायी एमए यूसुफ अली लगभग 4.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ यूएई के सबसे अमीर एनआरआई हैं और फोर्ब्स की सूची में 394वें स्थान पर ये वर्तमान में काबिज है। तो ये है यूसुफ अली के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके आरएस परीक्षा के पेपर 3 से इम्पोर्टेंट काफ़ी ये प्रश्न है। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से जुड़े नियमों को संशोधित किया है? इसमें ऑप्शन है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो कॉपीराइट से जुड़े नियमों को हाल ही में 31 मार्च 2021 को बदलाव किया गया है और इसके लिए एक कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, जो अधिनियम या जो एक्ट बनाया गया है वो है आपका 1957 का कॉपीराइट अधिनियम, जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए थे वो कॉपीराइट नियम 2013 के थे, जिन्हें ये नया नियम प्रतिस्थापित करेगा। कॉपीराइट नियम 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। उद्देश्य यही था कि कॉपीराइट कार्यालय में कार्य और संचार के लिए इलेक्ट्रिक माध्यमों को प्राथमिक मोड के रूप में अपनाना, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिकली जो भी डेटा है उसका ज़्यादा प्रयोग, ताकि डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के संदर्भ में सुचारू और बाधा रहित अनुपालन भी किया जा सके। इन संशोधनों से कॉपीराइट नियमों का वित्त अधिनियम 2017 के जो प्रावधान थे उनके साथ सामंजस्य स्थापित हुआ है और इसके तहत कॉपीराइट बोर्ड का अपीलीय बोर्ड में विलय भी कर दिया गया है। प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है। क्या होता है ये फोटो कॉपीराइट? प्रतिलिपि अधिकार मतलब आपको प्रतिलिपि करने का अधिकार है या नहीं है, इसको ये निर्धारित करता है। तो कोई भी लेखक जो किसी कृति की रचना करता है, वो संगीत के क्षेत्र में हो सकती है, वो ऑडियो विजुअल कार्य हो सकता है, वो ध्वनि रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो लेखन कार्य हो सकता है, वो विजुअल कार्य हो सकता है, या वीडियो गेम हो सकता है, या नाटकीय कार्य, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। तो इनके प्रकाशन, वितरण और अनुकूलन को एक निश्चित अवधि के लिए किसे दिया जाता है? संबंधित लेखक को। कॉपीराइट सुरक्षा के कई प्रकार के कार्य योग्य हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं किन किन कामों में ये आपको दिया जाता है। एक और जो टर्म आती है उसको बोलते हैं कॉपी लेफ्ट। तो कॉपीराइट की तरह कॉपी लेफ्ट है, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत है। इसके द्वारा लोग न तो स्वयं कोई अधिकार रखते हैं और ना ही कोई और उनके द्वारा बनाए गए कॉपीराइट पर कोई भी अधिकार रखता है। आपने देखा होगा विकिपीडिया पर CC4 टाइप की जो है बहुत सी फाइल्स पड़ी होती है। तो कॉपीराइट को
यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर पूरा का पूरा उसे फ्री कर दिया जाता है, किसी तरह का कोई रिस्क जो है उन्हें यूज करने में फिर नहीं होता है। यह शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम के संदर्भ में सबसे पहले प्रयोग हुआ था और वर्तमान समय में अमूमन इस शब्द का प्रयोग कई जगह किया जाता है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।